आज चर्चा करेंगे। महज राजनीतिक संकेतवाद नहीं है द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति होना। राजनीतिक और समाज जीवन में संकेतों की अपनी जगह होती है। बड़े लक्ष्य के लिए यदि संकेत के तौर पर किसी को कोई पद दिया जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जमीनी स्तर पर चल रही इस व्यापक क्रांति की प्रतीक है। वे भारत की उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निकली हैं जिसकी जड़ें देश की सांस्कृतिक विरासत में है। दिखने में विविध होते हुए भी यह धारा एकात्मक की है। एक अध्यापिका से पार्षद, उड़ीसा में मंत्री, झारखंड में राज्यपाल और अब देश की राष्ट्रपति। परत दर परत और कदम दर कदम उन्होंने एक लंबी और संघर्षपूर्ण यात्रा तय की है। जो पद और सम्मान उन्हें मिला है वे उसकी बराबरी की हकदार हैं। पंजाब में आतंकवाद की पृष्ठभूमि में जब ज्ञानी जैल सिंह 1982 में देश के 7वें राष्ट्रपति बने थे तो यह भी राजनीतिक संकेत ही था। उस समय ज्ञानी जी सर्वानुमति से राष्ट्रपति चुने गए थे। तब का विपक्ष इंदिरा जी का धुर विरोधी था। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को फूटी आंखों से नहीं सुहाते थे, लेकिन आज के विपक्ष की तरह एक छद्म वैचारिक संघर्ष के नाम पर ज्ञानी जी के नाम का विरोध तब के विपक्ष ने नहीं किया था। अच्छा होता कि वनवासी समाज की पहली बेटी जब देश के प्रथम नागरिक के तौर पर देश के सर्वोच्च पद पर बैठी तो ये बिना चुनाव के होता, पर संभवतः विपक्ष के नेताओं का व्यर्थ का अहंकार और हर कीमत पर मोदी के विरोध ने उनकी आंखों पर एक पट्टी बांध दी है। अन्यथा वे एक बनावटी वैचारिक संघर्ष के तर्क के आधार पर यशवंत सिन्हा को इस चुनाव में खड़ा नहीं करते। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के चुनाव को लेकर सिर्फ एक राजनीतिक संकेतवाद मानना उन भगीरथ प्रयासों की अनदेखी करना होगा जो पिछले कई दशकों से देश के अनुसूचित जनजाति इलाकों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषंगिक संगठन चला रहे हैं। ये देखना होगा तो वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा सुदूर क्षेत्रों में बालकों और बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे सैकड़ों छात्रावासों में से किसी में जाइए, नहीं तो किसी एकल विद्यालय में होकर आइए। कुछ साल बाद उनमें से भी कोई बच्ची किसी जिम्मेदारी को संभालेगी तो वह राजनीतिक संकेत मात्र नहीं होगा। इस परिवर्तन को एक तरह अपनों का लंबे समय बाद मिलना या सम्मिलन कहा जा सकता है। हम ही अपने वनवासी भाई बहनों से अलग हो गए थे अथवा हमें दूर कर दिया गया था। परिवर्तन की एक व्यापक लेकिन निश्चित लहर ऊपर के अराजनीतिक उद्वेलन के बरक्स समाज रूपी नदी के गंभीर आंचल में बह रही है। देश का वनवासी समाज इस देश के बृहद समाज का ही अभिन्न अंग है। वह भी देश की शताब्दियों से चली आ रही विरासत की अविरल धारा का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना कि मुंबई अथवा दिल्ली जैसे बड़े और आधुनिक शहरों में रहने वाला कोई नागरिक। यह सोच आदिवासी नाम देकर समाज के किसी हिस्से को पिछड़ा अथवा असंस्कृत नहीं घोषित करती। उन्हें कथित मुख्य धारा में जोड़ने के नाम पर उन्हें अपनी जड़ों से अलग करने का गोरखधंधा नहीं करती। इस सोच के अनुसार भारतीय समाज का एक हिस्सा वनों में रहता है और एक हिस्सा शहरों और गांवों में, लेकिन समाज मूल रूप से एक ही है। अंग्रेजों के आने के बाद इन वनवासियों को असंस्कृत घोषित कर उनका धर्म और रहन सहन बदलने का सुनियोजित षड्यंत्र किया गया, जो आज भी बदस्तूर जारी है। उनको भारत और अन्य भारतीयों से अलग दिखाने के लिए कभी उन्हें मूल निवासी और कभी आदिवासी कहा गया। इसी आधार पर बड़े पैमाने पर उनका धर्म परिवर्तन किया गया। सैमुअल पी हंटिंगटन सभ्यताओं के संघर्ष नाम की अपनी पुस्तक में पिछड़े समाजों को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि ऐसा समाज वो है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका शहरीकरण नहीं हुआ है और जो एक जगह पर स्थापित नहीं है। ऐसा हर समाज इस पाश्चात्य अवधारणा के अनुसार आदिम और असभ्य है। इस आदिम और असभ्य समाज को सभ्यता सिखाने के नाम पर उसका नरसंहार, उत्पीड़न और मतांतरण बड़े पैमाने पर दुनिया में किया गया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में जो लाखों इंडियन और वहाँ रहने वाले एबोरिजिन्स यानी मूल निवासियों को मार ही डाला गया। वनवासियों को इस निगाह से देखने का ये नज़रिया पाश्चात्य दर्शन की देन है। हैरत की बात है कि इस तरह की सोच रखने वाले आज हमें मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रताओं पर भाषण देते हैं।
अफसोस अपने ही देश के बुद्धिजीवी वर्ग का एक हिस्सा ऐसे लोगों की इन भेदभावपूर्ण और सिरे से नस्लगत बातों पर तालियां पीटता है। भारत की सोच यह नहीं है कि पौराणिक काल से लेकर गुरु गोलवलकर तक और अब प्रधानमंत्री मोदी तक वनवासी समाज को अपना ही अभिन्न हिस्सा मानते हैं। रहने का स्थान जंगल में होने के कारण कोई भिन्न कैसे हो सकता है? कहने का ये अर्थ कदापि नहीं कि वनवासी समाज की अनदेखी नहीं हुई है। इस समाज के साथ कतिपय कारणों से भेदभाव हुआ। ये सही है कि दूरस्थ इलाकों में रहने के कारण समाज का ये हिस्सा आज की शिक्षा और अन्य विकासमूलक गतिविधियों में पिछड़ गया। इसके लिए संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग प्रावधान किए गए, जो बिल्कुल उचित ही है। ये देखते हुए राष्ट्रपति मुर्मू जी का पहला भाषण बहुत ही प्रेरणादायक और उत्साही करने वाला था। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी नायकों के साथ रानी चेन्नम्मा और रानी गाइडिन्ल्यू तथा संथाल भील और कोल क्रांति को भी स्मरण किया। वे लगातार राष्ट्रपति पद के दायित्व बोध की बात करती रहीं। वे संयम, शालीनता, स्वाभिमान और स्वेच्छा से परिपूर्ण रहीं। लगातार उन्होंने भारत की अविच्छिन्न लोकतांत्रिक परंपरा और अविरल बहती सांस्कृतिक धारा का उल्लेख अपने भाषण में किया। उन्हें देखकर लगा कि वे राष्ट्रपति भवन का मान और मर्यादा दोनों ही बढ़ाएंगी। उनके राष्ट्रपति बनने पर समूचे भारत को बधाई। पुरातन काल से अविच्छिन्न उनकी लोकतांत्रिक विरासत को बधाई। उसके जनजातीय समाज को बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भारत की प्राचीनतम समय से चली आ रही अविरल सांस्कृतिक धारा की प्रतीक हैं। हम सबको बधाई, क्योंकि हम भी उसी महान विरासत की एक कड़ी हैं। आदिवासी वनवासी सदैव देश के प्रति समर्पण एवं निष्ठावान रहे हैं। वीरता, ईश्वर भक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम इनके हृदय में बसा हुआ है। त्रेता युग में भी भगवान श्री राम की सेवा में निश्चल भाव से अपना योगदान दिया है। इनके धैर्य और विश्वास को देखना है तो त्रेता युग में माँ सबरी के जीवन का अध्ययन कर लें। हमारे देश भक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी तो कुछ दूरदृष्टि सोच रखते हुए एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी पर राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया था। परंतु न जाने कांग्रेस को द्रौपदी मुर्मू जी पर क्यों आपत्ति है। दलितों, महिलाओं, आदिवासियों के हितों का ढिंढोरा पीटने वाली कांग्रेस आज इनके विरोध में खड़ी है। अब कांग्रेस का असली चेहरा देश की जनता के सामने आ गया है। कांग्रेस और वामपंथी मीडिया वाले किसी मानव की चर्चा उसके जाति के संबोधन से ही करते हैं। अगर वो शख्स हिंदू हो, पर यदि वो विदेशी अथवा गैर हिंदू है तो उसका लूटपाट, व्यभिचार, अपराध सब कुछ इनको पसंद आता है। हिंदू और भारत इनको फूटी आंख पसंद नहीं सुहाता। धन्यवाद।